अगर आप भी 2025 में वियतनाम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वियतनाम जो फेमस है अपने डाइवर्स कल्चर, रिच हिस्ट्री, सुंदर लैंडस्केप्स, डिलीशियस कुजीन और फ्रेंडली लोकल्स के लिए। वियतनाम बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए और इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ जो आपकी वियतनाम ट्रिप के लिए ज़रूरी हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मैं हूं रौनक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियतनाम की कंप्लीट आइटनरी इन 2025 के बारे में। मैंने अपनी वियतनाम की ट्रिप कंप्लीट करी थी अक्टूबर 2024 में और मैं गया था वियतनाम 12 दिनों के लिए। मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी फ्रॉम हनोई इन द नॉर्थ, जो कि वियतनाम की कैपिटल भी है। फिर मैं ऊपर गया सापा, जो कि एक हिली टाउन है। फिर सापा से मैं नीचे आया निनबिन। निनबिन से मैं नीचे आया दानांग, जो कि एक कोस्टल सिटी है। और दानांग से मैं नीचे आया हो ची मिन्ह सिटी, जो कि वियतनाम की मोस्ट पॉपुलर सिटी भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको आइटनरी देने वाला हूँ इधर 5 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए या इवन 14 डेज़ के लिए, अगर आप वियतनाम जाना चाहे तो। मैं आपको वो सब जगह बताने वाला हूँ जो वर्थ गोइंग है और ऐसी कुछ जगह बताऊंगा जो मस्ट विजिट है और कुछ ऐसी जगहें जो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में रखने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको बताने वाला हूँ सारे एसेंशियल जो कि आपको इंडिया से ही प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, जैसे कि वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, करेंसी एंड सिम। एंड पार्ट 2 में मैं आपको एक आइटनरी देने वाला हूं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इधर 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वियतनाम के वीज़ा के बारे में। वियतनाम एक ई वीज़ा कंट्री है एंड वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल नहीं है। आपको वियतनाम का वीज़ा इंडिया से ही अप्लाई करके जाना पड़ता है। वियतनाम के ई वीज़ा का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी सारी नेसेसरी डिटेल्स एक फॉर्म में फिल करनी होती हैं। वो सारी नेसेसरी डिटेल्स जो कि आपके पासपोर्ट में है, जैसे कि नेम, सरनेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। एंड इसके अलावा आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी पड़ेगी एंड पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस फॉर्म में जो 3 एसेंशियल्स मेरे को लगे, जो मेरे को आपको बताने चाहिए, वो है आपसे इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एंट्री एंड इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एग्जिट मांगी जाएंगी। अब इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एंट्री एंड इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एग्जिट है क्या? इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एंट्री वो जगह है जहाँ पे आपकी फ्लाइट लैंड करेगी। अगर आपकी फ्लाइट हनोई लैंड करेगी तो आप हनोई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लिखेंगे। अगर आपकी फ्लाइट हो ची मिन्ह सिटी लैंड करेगी तो आप हो ची मिन्ह सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लिखेंगे। एंड इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एग्जिट भी ऐसा ही है, जहाँ से आपकी फ्लाइट एग्जिट करेगी। अगर आपकी फ्लाइट हनोई से एग्जिट कर रही है किसी और कंट्री के लिए या वापस इंडिया के लिए, तो आप उस एयरपोर्ट का नाम लिखेंगे। एंड अगर आपकी फ्लाइट हो ची मिन्ह सिटी से एग्जिट कर रही है किसी और कंट्री या वापस इंडिया के लिए, तो आप हो ची मिन्ह सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लिखेंगे। एंड ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से भरिएगा, इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एंट्री एंड इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एग्जिट, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आप किसी और एयरपोर्ट से एंट्री करें। तीसरा एसेंशियल जो कि वियतनाम की ई वीज़ा फॉर्म में पूछा जाता है वो है इंटेंडेड एक्सपेंसेस इन यूएस डॉलर्स। ये वो अमाउंट है जो कि आप वियतनाम जाके खर्च करोगे। अब मैं 12 दिनों के लिए गया था तो मैंने 800 यूएस डॉलर्स भरा था। आप अगर 5 डेज़ के लिए जा रहे हो या 7 डेज़ के लिए जा रहे हो तो 600 यूएस डॉलर्स, 700 यूएस डॉलर्स, ये पर पर्सन का है। ये वीज़ा फॉर्म में होता है तो आप ये पर पर्सन ही भर रहे हो, ये होल फैमिली का नहीं है। अगर आपके साथ आप किसी और का भी अप्लाई कर रहे हो या आपकी फैमिली में कोई और भी अप्लाई कर रहा है तो उनका ये अमाउंट सेपरेट होगा। ये एक एसेंशियल था। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस पूछा जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आप किसी भी कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस लेके वहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये 4 एसेंशियल्स थे जो मेरे को लगा कि सिंपल फॉर्म के अलावा मेरे को आपको बताने चाहिए। इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एंट्री, इंटेंडेड पॉइंट ऑफ एग्जिट, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड इंटेंडेड एक्सपेंसेस इन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा वियतनाम का ई वीज़ा फॉर्म बहुत ही सिंपल है। नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ये आप इजीली भर लोगे। आपको किसी एजेंट या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप जैसे ही फॉर्म खोलोगे आपको सब समझ आ जाएगा खुद ही कि कैसे भरना है और क्या क्या चीज़ें इसमें फिल करने वाली हैं। और वियतनाम के वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है अराउंड 3 to 5 डेज और वियतनाम की वीज़ा की फीस है 25 यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीज़ में अराउंड 2100 या 2150 रुपीज़ के करीबन। और मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करा था मंडे को और फ्राइडे इवनिंग तक मेरा वियतनाम का वीज़ा आ भी गया था। तो इन बिटवीन 3 to 5 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो वीज़ा के बाद बात कर लेते हैं फ्लाइट टिकट्स के बारे में। तो अगर तो आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो 2 मंथ्स फॉरवर्ड या 3 मंथ्स फॉरवर्ड के लिए, तो आपको फ्लाइट टिकट्स में बहुत ही अच्छी डील मिल सकती है। अगर आप 2 मंथ्स फॉरवर्ड की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको 8500 वन वे टिकट एंड 17,000 बैक एंड फोर्थ इंडिया से वियतनाम एंड वियतनाम से इंडिया की टिकट मिल जाएंगी। एंड अगर आप 3 मंथ्स आगे के लिए प्लान कर रहे हो, मैं जैसे देख रहा था कि मई जून में क्या टिकट प्राइसेस है, तो आपको 7600 या 7700 वन वे एंड अराउंड 15,500 की बैक एंड फोर्थ टिकट मिल जाएंगी। एंड ये टिकट प्राइसेस इंडिया में अगर आप कहीं डोमेस्टिक भी घूमो, अगर आपको गोवा जाना है या मुंबई जाना है या लद्दाख जाना है तो उससे भी कम है अगर आप 3 मंथ्स पहले ही बुक करा लो तो। एंड फ्लाइट्स के लिए जो मैं एक साइट यूज़ करता हूँ वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर पे जब आप फाइनल बुकिंग पे आ जाओगे तो आपको 10-15
अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं जैसे मेक माई ट्रिप, गो आई बी बुक, क्लियर ट्रिप, kiwi.com। मैं हमेशा मेक माई ट्रिप से बुक करता हूँ, या उस अगर मेक माई ट्रिप पे ना अवेलेबल हो तो गो आई बी बुक पे आप जा सकते हो। इन दोनों में सिक्योर्ड है, रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और बेस्ट डील भी इन पे मिलती है, तो आप इनसे बुक कर सकते हो फ्लाइट टिकट्स। तो होटल्स के लिए मैं आपको 3 ऐप्स रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहला है booking.com, फिर अगोड़ा एंड फिर हॉस्टल वर्ल्ड। अगर तो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हॉस्टल्स में स्टे कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और हॉस्टल्स के लिए सबसे बेटर है हॉस्टल वर्ल्ड। आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे कहीं भी, हनोई, दानांग, होची मिन सिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 इंडियन रुपीज़ एंड अप टू 600 रुपीज़ में अच्छा डिसेंट हॉस्टल मिल जाता है। एंड अगर तो आप एज अ कपल एंड एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप booking.com यूज़ करें। एंड booking.com पे आपको एक डिसेंट होटल मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 एंड अप टू 2000 रुपीज़। तो आप booking.com एंड हॉस्टल वर्ल्ड देख सकते हैं। अगोड़ा मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट काफ़ी ट्रैवलर्स के बीच अगोड़ा काफ़ी फेमस है एंड लोग अगोड़ा भी यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं करेंसी के बारे में। तो जो वियतनाम की करेंसी है वो है वियतनामीज डोंग, एंड 1 इंडियन रुपीज़ में अराउंड 293 वियतनामीज डोंग होते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से पहले रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट कराइए एंड उन डॉलर्स को वियतनाम जाके डोंग में कन्वर्ट कराइए। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इंडिया से ही रुपीज़ को डायरेक्टली डोंग में कन्वर्ट करा लेंगे तो आपको रेट कोई बहुत अच्छा नहीं मिलेगा एंड आपकी रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहले आप अपने रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट कराइएगा एंड जब वियतनाम पहुंच जाएंगे तो उन डॉलर्स को डोंग में कन्वर्ट करा लीजिएगा, आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिम के बारे में। तो सिम के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर तो आप इंडिया से एक प्रीपेड सिम लेके जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ई सिम, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप वियतनाम के एयरपोर्ट पहुँच के एक फिजिकल सिम खरीदिए। अब कई लोग इंडिया से एक ई सिम लेके जाते हैं, इसका रीज़न ये है कि जब आप वियतनाम एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहाँ से आपको अपने होटल या हॉस्टल जाने के लिए टैक्सी चाहिए होगी, और टैक्सी आती है ग्रैब ऐप से, एंड ग्रैब ऐप इंडियन नंबर पे नहीं चलती। आपके पास एक वियतनाम का नंबर होना चाहिए ग्रैब ऐप पे लॉगिन करने के लिए, इसीलिए कई लोग इंडिया से एक प्रीपेड सिम लेके जाते हैं। अब प्रीपेड सिम के लिए मैं 2 साइट्स रिकमेंड करता हूँ, मैट्रिक्स एंड क्लूक। मैट्रिक्स पे अराउंड सिम जो वियतनाम की है वो है 850 इंडियन रुपीज़ की, एंड क्लूक पे भी सिमिलर प्राइसेस है। एंड अगर आप फिजिकल सिम लेना चाहते हैं वियतनाम में जाके तो मैं सिर्फ 2 कंपनीज रिकमेंड करता हूँ, वीएटेल एंड मोबीफोन। वीएटेल का सिम अराउंड 250,000 वियतनामीज डोंग का आता है, जो कि अराउंड 750 इंडियन रुपीज़ के करीब है, एंड मोबीफोन के भी सिमिलर प्राइसेस हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था, हनोई में पहला दिन था और मैंने सिम ले लिया था टीएल कंपनी का। अब वो सिम चला नहीं, जब मैं सापा पहुंचा जो कि एक हिली टाउन है, तो सापा में मेरे को दोबारा वीएटेल का सिम खरीदना पड़ा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेप्यूटेड कंपनी जैसे कि वीएटेल या मोबीफोन का सिम ही खरीदें अगर आप फिजिकल सिम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो एक लास्ट एसेंशियल जिसकी मैं बात करना चाहूँगा फाइनल आइटिनरी से पहले, वो है रिटर्न या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट्स। तो रिटर्न या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट्स आपसे दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछी जाएगी जब आप बोर्डिंग पास के लिए जाएंगे, एंड वियतनाम इमिग्रेशन पे भी आपसे रिटर्न फ्लाइट टिकट इंडिया वापसी की या फिर ऑनवर्ड टिकट किसी और कंट्री की पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान में रखिएगा जब आप अपनी फ्लाइट करा रहे हैं वियतनाम की, तो इधर रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट भी साथ के साथ करा लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं वियतनाम की आइटनरी के बारे में। तो इधर तो आप अपनी ट्रिप नॉर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं हनोई से, या फिर आप अपनी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं होची मिन सिटी साउथ से। मैंने अपनी ट्रिप हनोई से स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरे को इंडिया से हनोई की फ्लाइट टिकट सस्ती मिल रही थी। तो अगर आप भी अपनी ट्रिप नॉर्थ में हनोई से स्टार्ट करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओल्ड क्वार्टर्स में रुकिए। ओल्ड क्वार्टर्स एक एरिया है जहाँ पे होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड कैफ़ेज़ हैं। एंड अगर आपको वियतनाम की ऑथेंटिक रियल वाइब फील करनी है, अगर आपको वो हसल बसल देखनी है, तो आप ओल्ड क्वार्टर्स में रुकिए, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड ओल्ड क्वार्टर से सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी बहुत आसपास है, जैसे कि टेम्पल्स, हुआन कीम लेक, हिस्टोरिकल प्लेसेस। एंड अगर आपको वियतनाम की कुजीन्स भी ट्राई करनी है जैसे कि फो, बान मी, तो ये सब ओल्ड क्वार्टर्स में कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो ओल्ड क्वार्टर्स एक एरिया है जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको रुकने के लिए। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हनोई मिनिमम 2 दिन रुकिए। हनोई कैपिटल है वियतनाम की, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए। जो मशहूर चीज़ें हैं बहुत, जो मैं भी रिकमेंड करूँगा वो है टेम्पल ऑफ लिटरेचर जाइए आप। फिर इसके बाद सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल है जो कि ओल्ड क्वार्टर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कोई ग्रैब वगैरह बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉक करके जा सकते हैं सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल। उसके बाद हुआन कीम लेक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे सैटरडे संडे कुछ इवेंट्स भी होते रहते हैं, तो काफ़ी लाइवली और वाइब्रेंट सी जगह रहती है। हुआन कीम लेक के जस्ट बिसाइड में ही, सेंटर में ही एंगोक सन टेम्पल है, आप वो देख सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप देख सकते हैं, इधर 1 दिन लगा के या 2 दिन लगा के। मिनिमम 2 दिन आप हनोई में लगाइए। अब एक और जगह जो हनोई में बहुत फेमस है वो है द ट्रेन स्ट्रीट। आपने कई इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस में द ट्रेन स्ट्रीट देख ही ली होगी। एंड द ट्रेन स्ट्रीट ओल्ड क्वार्टर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एंड वहाँ पे 2 ट्रेन स्ट्रीट्स हैं, एक है जो फ्लैट रोड पे है एंड एक है जो हिल पे बनी हुई है। मैं हिल वाली पे गया था
एंड उन ट्रेन सीट पे जाने के लिए जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो कैफ़े ओनर्स आ जाएंगे कि आप आइए हमारे कैफ़े में बैठिए, कुछ ऑर्डर कीजिए एंड वहाँ पे आप फिर तब बैठ सकते हैं। आप बिना ऑर्डर करे नहीं बैठ सकते और वो ट्रेन देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप एकदम ट्रेन सीट देख सकते हैं जब आप हनोई में होंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक जगह है बाथ इन स्क्वायर। बाथ इन स्क्वायर आप जा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी 3-4 चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे द प्रेसिडेंशियल पैलेस, हो ची मिन्ह म्यूजियम, हो ची मिन्ह मॉसेलियम एंड वन पिलर पगोड़ा, ये सब आप देख सकते हैं। तो 2 दिन हनोई के लिए इनफ है। 3 दिन हो जाएं तो आप थोड़ा और घूम लेंगे, बट 2 दिन में मोस्टली जगह हो जाती हैं। मैं 2 दिन ही रुका था। और अगर आप हनोई की डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, ओल्ड क्वार्टर्स देखना चाहते हैं, टेम्पल ऑफ लिटरेचर देखना चाहते हैं, हुआन कीम लेक, एंगोक्सन टेम्पल, जहाँ जहाँ आपने जाना है वो जाने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सारी मैंने अपने चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग, और वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद 2 या 3 दिन अगर आपने हनोई में गुजार लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हनोई से ऊपर नॉर्थ में सापा जाइए। सापा एक हिली टाउन है जहाँ पे टेम्परेचर 15-16 डिग्री रहता है एंड कूल टेम्परेचर रहता है। वहाँ पे आपको हो सकता है कि स्वेट शर्ट या जैकेट भी पहननी पड़े। एंड सापा में भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 2 दिन गुजारिए। बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, साफ़ हवा है बिल्कुल। एंड सापा में 3-4 जगह है देखने की और सारी वर्थ इट हैं। सबसे पहली जगह है द फांसीपान माउंटेन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडो चाइना रीजन। इंडो चाइना रीजन में 3 कंट्री आती हैं, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। इन तीनों कंट्री में हाईएस्ट पीक है। तो आप यहाँ जाइए द फांसीपान पीक। टिकट मिलती है अराउंड 3500 रुपीज़ की, आप वो ले सकते हैं या इधर ट्रैक भी कर सकते हैं। पर ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, 2 दिन चाहिए ट्रैक के लिए। तो अगर आप कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम लिमिट है तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट टिकट्स ले सकते हैं एंड वो गंडोला के थ्रू आप जा सकते हैं फांसीपान माउंटेन देखने। द फांसीपान पीक देखिए, बहुत ही अच्छी जगह, आपको पसंद आएगी। फांसीपान पीक के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप द कैट विलेज जाइए। द कैट विलेज फ्रेंच ने बनाया था अपने लिए एज अ पिकनिक स्पॉट, एंड जब फ्रेंच ने वो छोड़ दिया तो वियतनाम के लोग ही वहाँ उस जगह को एंजॉय करते हैं, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो आप द कैट विलेज जाइए। कैट विलेज के बाद मैं आपको 2 और जगह रिकमेंड करूंगा जो आप सापा में जा सकते हैं, वो है सिल्वर वाटरफॉल्स और लव वाटरफॉल्स। अब सिल्वर और लव वाटरफॉल्स के लिए आपको एक ग्रैब बाइक लेनी पड़ेगी या ग्रैब टैक्सी लेनी पड़ेगी, आप अगर आप एज अ कपल या अगर आप एज अ फैमिली जा रहे हैं। तो अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आप ग्रैब बाइक ले सकते हैं। तो ग्रैब बाइक वाला आपको पहले सिल्वर वाटरफॉल्स ले जाएगा और उससे 10 मिनट आगे लव वाटरफॉल्स है। अब सिल्वर वाटरफॉल्स मेरे को कुछ खास नहीं लगा, बट क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था तो मैंने देख लिया। और उसके बाद सिल्वर वाटरफॉल्स के बाद अगर आप लव वाटरफॉल्स जाएंगे तो वो उससे बेटर जगह नहीं है। लव वाटरफॉल्स में जब आप जा रहे होंगे तो एक ट्रेल सा आता है, फॉरेस्ट टाइप सा, आप उसके थ्रू जाएंगे एंड फिर एंड में वाटरफॉल आता है। जब मैं गया था तो बिल्कुल एम्प्टी पड़ा था वो, ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा था। बहुत ही सुंदर प्लीजिंग सी जगह है, आप इजीली वहाँ 1-1.5 घंटा बिता सकते हैं। मैंने लव वाटरफॉल्स और सापा की भी डिटेल्ड वीडियोस, जिसमें फांसीपान पीक है, कैट विलेज है, सारी डिटेल्ड वीडियोस चैनल पे डाल रखी हैं अगर आपको जाने से पहले देखनी हो तो ये 2 वाटरफॉल्स देखने के बाद, लव एंड सिल्वर वाटरफॉल्स देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सापा टाउन रात में एक्सप्लोर करिए। करीबन 7:30-8 बजे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स की लाइट ऑन हो जाती है एंड टाउन काफ़ी वाइब्रेंट लगता है। वॉकिंग भी आसान हो जाती है क्योंकि टाउन का टेम्परेचर वैसे ही कम है एंड ये लाइट्स ऑन हो जाती है तो और मज़ा आता है घूमने में। तो आप सापा टाउन रात में भी घूम सकते हैं। तो 2 दिन सापा के लिए इनफ है। एक फूड एंड क्लोथ मार्केट लगती है सापा में जो काफ़ी छोटी सी है, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स में वो मार्केट होती है, सिटी सेंटर से करीबन 2 किलोमीटर दूर है एंड अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये 3-4 जगह हैं जो सापा में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 2 दिन सापा में इनफ है, 3 दिन भी बिता सकते हो। 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिनिमम 2-2 दिन तो रखिए हर जगह में, ताकि आप अच्छे से देख लें चीज़ें। एंड अगर टाइम ज़्यादा हो तो, और या अगर आपको जगह पसंद आ गई तो आप और दिन भी रुक सकते हैं। सापा 2-3 दिन गुजारने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सापा से थोड़ा नीचे आइए निनबिन की तरफ। निनबिन एक टाउन है जो कि हनोई के थोड़ा सा साउथ में पड़ता है, करीबन हनोई से 1.5-2 घंटे दूर है। एंड निनबिन आने के 2 तरीके हैं, इधर तो आप सापा से डायरेक्टली एक बस ले सकते हैं जो करीबन 6 घंटे लेगी और आपको निनबिन छोड़ देगी, या दूसरा तरीका है कि आप सापा से पहले हनोई जाइए फिर हनोई से नीचे निनबिन आइए। कई लोग ऐसे भी करते हैं, फिर उस केस में आपको हनोई से एक ट्रांसफ़र वैन लेनी पड़ेगी जो आपको निनबिन छोड़ेगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सापा से डायरेक्टली निनबिन ही आ जाइए, और अगर आप किसी हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल वाले ही आपको बस प्रोवाइड करा देंगे निनबिन के लिए। अब निनबिन में 3-4 चीज़ें हैं देखने के लिए एंड निनबिन इतना क्राउडेड नहीं है जितना हनोई क्राउडेड है, तो आपको निनबिन में और मज़े आने वाले हैं। निनबिन में एक लेक है काफ़ी फेमस जिसके अराउंड आप स्कूटी चला सकते हैं एंड काफ़ी मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है वो। उसकी भी वीडियो मैंने डिटेल्ड फॉर्म में बना रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं अगर आपको देखनी हो तो। निनबिन में इसके अलावा बीच डोंग पगोड़ा जा सकते हैं।
बिजडोंग पगोड़ा के अलावा आप वहाँ पे ड्रैगन ब्रिज है जो आपने कई फोटोज़ वगैरह में देखा होगा, वहाँ जा सकते हैं। ड्रैगन ब्रिज मुआ केव्स करके हाइक होती है उसकी, ज़्यादा टफ हाइक नहीं आप कर सकते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा निन बिन में जो बहुत ही फेमस टूर होते हैं बोट टूर, वो है ट्रैंग एंड बोट टूर एंड टैमकॉक बोट टूर। तो ये दोनों बोट टूर्स हैं। इसके लिए तो मैंने इतने लोग देखे वहाँ पे, काफ़ी लोग बोट टूर्स करने आते हैं, तो आप ट्रैंग एंड बोट टूर या टैमकॉक बोट टूर कर सकते हैं। इन दोनों बोट टूर्स की डिटेल्ड वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, अगर आप देखना चाहें तो। ट्रैंग एंड बोट टूर जितना मैंने सुना है और जाने से पहले मैंने वीडियोस रिसर्च करी थी, ट्रैंग एंड बोट टूर को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर टैमकॉक बोट टूर। ट्रैंग एंड या टैमकॉक बोट टूर के बाद आप जा सकते हैं होआलू एशियन कैपिटल, जो कि वियतनाम की फॉर्मर कैपिटल भी थी बिफोर हनोई। तो आप होआलू एशियन कैपिटल एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब निन बिन जाने के 2 तरीके हैं, इधर तो आप वहाँ पे जाके फुल डे स्पेंड कर सकते हैं, या 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, जितने भी दिन आपको रहना हो, या आप डे टूर्स ले सकते हैं जो कि हनोई से चलते हैं। आपको टूर कंपनी वाले सुबह पिकअप करेंगे एंड फुल डे टूर होगा निन बिन का, एंड वो आपको वापसी शाम को हनोई ले आएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर टाइम क्रंच नहीं है तो आप निन बिन मिनिमम 1 दिन के लिए जाइए, ये सारी जगहें देखिए एंड आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। निन बिन अभी इतना कमर्शलाइज नहीं है हनोई की तरह, एंड काफ़ी पीसफुल क्वेंट जगह है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 1 डे तो स्पेंड करिए ही। 1 दिन में आप मेजरली जगह देख लेंगे, एंड अगर 2 दिन हो जाए तो और बढ़िया। अब निन बिन एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दानांग आइए। दानांग एक कोस्टल सिटी है जो कि वियतनाम के सेंटर में पड़ती है। अब निन बिन से दानांग जाने के 3 तरीके हैं, इधर तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर आप बस से जा सकते हैं, या फिर आप एक डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते हैं। पर डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलेगी हनोई से, तो आपको पहले निन बिन से 1.5 घंटे दूर हनोई जाना पड़ेगा, एंड हनोई से आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी दानांग के लिए। मैंने पर्सनली निन बिन से बस ली थी दानांग के लिए, एंड बस जर्नी अराउंड 14 आवर्स लेती है। तो अगर आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट फ्लाइट ही लीजिए। आप पहले निन बिन से हनोई जाइए, हनोई से डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए दानांग के लिए। दानांग जो कि कोस्टल सिटी है वियतनाम के सेंटर में, एंड दानांग को मायामी और साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। दानांग में 4-5 बहुत पॉपुलर चीज़ें करने की, जैसे कि दानांग की द माइखे बीच। द माइखे बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस बीच है अमंग टूरिस्ट, जो दानांग जाता है वो माइखे बीच तो जाता ही है। आप माइखे बीच जा सकते हैं। माइखे बीच बहुत ही क्लीन बीच है, काफ़ी सूदिंग और प्लीजिंग सा वेदर वहाँ रहता है। मैं जब गया था तो काफ़ी लोकल्स थे, लोकल्स एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी टूरिस्ट भी थे, तो आप द माइखे बीच जा सकते हैं। आप माइखे बीच के पास इधर होटल या हॉस्टल रह सकते हैं, ताकि कन्वीनियंटली आप द माइखे बीच जा सकें। माइखे बीच आप इधर अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में जाइए, ताकि आप पूरी वहाँ की वाइब एंजॉय कर पाएँ। अब माइखे बीच के बाद एक और जो बहुत पॉपुलर जगह है दानांग में, वो है द बाना हिल्स। द बाना हिल्स एक थीम पार्क है, एंड अराउंड दानांग से 50 मिनट्स की ड्राइव पे है। एंड क्योंकि बाना हिल्स एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी कम रहता है, एंड वहाँ पे आप जाओगे तो आप काफ़ी इंजॉय करोगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग जाए, ताकि आपको रश काफ़ी कम मिले, एंड वहाँ पे आप पूरी जगह को अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। मैं अराउंड लेट आफ्टरनून अराउंड 2 PM के आसपास गया था, तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी रश मिला था, एंड गोल्डन हैंड्स ब्रिज पे भी आपको रश मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग जाइए, अराउंड 10-11 बजे आप पहुंच जाइए, एंड फिर आप उसे हाफ डे लगा के एक्सप्लोर करिए। टिकट प्राइसेस बाना हिल्स के अराउंड 3500 इंडियन रुपीज़ के थे, एंड मैंने बाना हिल्स की डिटेल्ड वीडियो चैनल पे डाल रखी है, अगर आप देखना चाहें जाने से पहले तो। अब माइखे बीच एंड द बाना हिल्स देखने के बाद आप जा सकते हैं द मार्बल माउंटेन्स, एंड द मार्बल माउंटेन्स देखने के बाद आप जा सकते हैं द लेडी बुद्धा। अब दानांग में ये 4 पॉपुलर चीज़ें देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक और पॉपुलर चीज़ देखें दानांग में, जो कि एट नाइट टाइम होती है, एंड वो है द फायर शो बाय ड्रैगन। अब द फायर शो बाय ड्रैगन एक हाईवे पे ड्रैगन बना हुआ है, जिसमें ड्रैगन अपने माउथ से फायर थ्रो करता है, एंड ये फायर शो करीबन 1-1.5 मिनट चलता है, एंड उस फायर के जस्ट बाद ड्रैगन वाटर थ्रो करता है अपने माउथ से। एंड काफ़ी टूरिस्ट एंड लोकल्स ये फायर शो देखने आते हैं, एंड अथॉरिटीज़ थोड़े टाइम के लिए वो हाईवे बंद कर देती हैं, ताकि लोग ये फायर शो एंजॉय कर पाएँ। एंड अगर आप ये ड्रैगन ब्रिज पे है ही, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ड्रैगन ब्रिज के जस्ट पैरेलल थोड़ा सा नीचे जाके आपको स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। वहाँ पे एक सोनतरा नाइट मार्केट होती है, जहाँ पे आप जा सकते हैं एंड सी फूड ट्राई कर सकते हैं। मैं वहाँ गया था सोनतरा नाइट मार्केट, एंड वहाँ की वाइब काफ़ी वाइब्रेंट थी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि दानांग एक कोस्टल सिटी है, तो वहाँ पे सी फूड काफ़ी रीजनेबल रेट्स में मिलता है। अगर तो आप सी फूड खाते हैं तो आप दानांग में सी फूड भी ट्राई कर सकते हैं। अब दानांग 2 दिन एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होइयान जाएँ। होइयान एक टाउन है जो कि दानांग से 1 घंटा दूर है। इधर तो आप डे टूर भी कर सकते हैं, दानांग से आप मॉर्निंग में जाएंगे एंड इवनिंग में आ जाएंगे, या आप होइयान जाके स्टे भी कर सकते हैं। अब होइयान टाउन फेमस है 2 चीज़ों के लिए, एक तो अपने लैंटन फेस्टिवल के लिए एंड अपनी ओल्ड टाउन वाइब के लिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप दानांग से 1 घंटे दूर होइयान जाइए एंड ये लैंटन फेस्टिवल इन्जॉय करिए।
वैसे तो कहते हैं कि लैंटन फेस्टिवल हर मंथ के फुल मून पे होता है, बट जब मैं होयान गया था तो फुल मून भी नहीं था एंड मैंने वो लैंटन फेस्टिवल एंजॉय कर पाया था। आप इतना सा लैंटन लेके रिवर में डाल सकते हैं, अराउंड 10,000 वियतनामीज डोंग, अराउंड 30 इंडियन रुपीज़ का वो लैंटन आता है, तो आप वो रिवर में डाल सकते हैं, या फिर आप एक बोट टूर भी कर सकते हैं होयान के रिवर में एंड आप वो लैंटन शो एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होयान फुल डे के लिए जा रहे हैं, मतलब आप सुबह जा रहे हैं एंड इवनिंग में आएंगे तो आपके पास फुल डे होगा स्पेंड करने के लिए, तो आप मॉर्निंग में आंग बांग बीच जा सकते हैं होयान में एंड इसके अलावा आप होयान का टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इवनिंग में आप लैंटन फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। होयान में लैंटन फेस्टिवल के अलावा नाइट में उनकी एक मार्केट होती है जो राइट और लेफ्ट लगती है एंड बीच में रिवर होती है, तो आप एट नाइट वो मार्केट भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा होयान में जो एक मेरे को चीज़ बहुत पसंद आई वो थी होयान की शॉपिंग। होयान में शॉपिंग काफ़ी चीप है एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बैग्स या क्लोथ्स वगैरह लेने हैं तो आप होयान में चेकआउट कर सकते हैं। इधर होचिमी सिटी से ले सकते हैं आप, या फिर आप होयान से भी शॉपिंग कर सकते हैं। होयान एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होचिमी सिटी आएँ। होचिमी सिटी वियतनाम के साउथ में पड़ती है एंड वियतनाम की मोस्ट पॉपुलर सिटी भी है। अब होचिमी सिटी आने के 3 तरीके हैं, इधर तो आप दानांग से एक ट्रेन ले सकते हैं, या फिर आप दानांग से बस ले सकते हैं, या फिर आप दानांग से डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते हैं। मैंने पर्सनली दानांग से एक ट्रेन ली थी एंड मैं ट्रेन जर्नी रिकमेंड नहीं करूँगा। ट्रेन जर्नी अराउंड 20 घंटे लंबी होती है एंड काफ़ी हेक्टिक और अनकंफर्टेबल जर्नी थी एंड मैं क्योंकि स्लीपर क्लास भी नहीं ले पाया था, नॉर्मल सीट्स थी मेरी, तो वो जर्नी और हेक्टिक हो गई थी। तो अगर तो आपको वियतनाम की ट्रेन जर्नी देखनी है तो आप स्लीपर क्लास के थ्रू आइए, नॉर्मल सीट्स के थ्रू मत आइए। एंड अगर आप और थोड़ा कंफर्टेबल होकर आना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट फ्लाइट से दानांग से होचिमी सिटी आइए एंड वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब होचिमी सिटी पहुँचने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट 1 में रुकें। डिस्ट्रिक्ट 1 से सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी बहुत आसपास है एंड आप कन्वीनियंटली वॉक करके उन जगहों को देख सकते हैं, इधर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, मोनूमेंट्स या और कोई जगह जहाँ आप जाना चाहें, मार्केट्स, मॉल्स, ये सब डिस्ट्रिक्ट 1 से काफ़ी आसपास है, तो आप डिस्ट्रिक्ट 1 में स्टे करिएगा। होचिमी सिटी में 5-6 जो बहुत पॉपुलर जगह है एंड जो मैं रिकमेंड करूँगा उनमें सबसे पहले आती है द कूची टनल्स। कूची टनल्स वियतनाम वॉर के टाइम की बनाई हुई टनल्स है एंड वियतनाम की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस भी होल्ड करती हैं कूची टनल्स। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कूची टनल ज़रूर जाएँ एंड आप इधर खुद भी जा सकते हैं या फिर आप एक गाइडेड टूर ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गाइडेड टूर के थ्रू ही जाएं, आप जगह को ज़्यादा समझ पाएंगे एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम जाएँ, नॉट्रे डैम कैथीड्रल जाएँ, इंडिपेंडेंस पैलेस जाएँ एंड साइगॉन पोस्ट ऑफिस जाएं। ये सब 4-5 चीज़ें हैं जो आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हैं वॉक करके। ये सब जगह देखने के बाद आप होचिमी सिटी में मेकोंग डेल्टा बोट टूर भी कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली किया नहीं था क्योंकि एक टाइम कंस्ट्रेंट था, बट अगर आप जाएं एंड आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा होचिमी सिटी बहुत पॉपुलर है अपनी शॉपिंग के लिए। होचिमी सिटी में 3-4 बहुत फेमस मार्केट्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहली आती है द बेंथन मार्केट, आपने बेंथन मार्केट का नाम सुना ही होगा। इसके बाद आती है साइगॉन स्क्वायर मार्केट, फिर आती है द सेंस मार्केट एंड फिर आती है द रशियन मार्केट एंड एक साइगॉन स्क्वायर मॉल भी है। मैं चारों मार्केट्स गया था, मैं साइगॉन स्क्वायर मॉल नहीं गया था एंड इन चारों मार्केट्स में से मेरे को सबसे अच्छी लगी थी साइगॉन स्क्वायर मार्केट एंड सेंस मार्केट। एंड बेंथन मार्केट के लिए मैं यही कहूँगा कि आप बेंथन मार्केट सिर्फ देखने के लिए जाएं। वहाँ पे मेरे को क्वालिटी ऑफ गुड्स कुछ इतने अच्छे नहीं लगे थे एंड वो प्राइजेस भी इतना स्टीप करके बताते हैं कि फिर आपको हैगल करना पड़ता है। इससे अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अच्छी शॉपिंग करनी है, अच्छे कपड़े, अच्छे बैग्स लेने हैं एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स लेने हैं तो आप द साइगॉन स्क्वायर मार्केट जाइए या फिर आप सेंस मार्केट जाइए। सेंस मार्केट थोड़ी छोटी थी तो आप डायरेक्टली द साइगॉन स्क्वायर मार्केट जा सकते हैं, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फूड इन वियतनाम के बारे में। तो जब आप वियतनाम जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, इधर तो आप लोकल वियतनामीज फूड ट्राई कर सकते हो या फिर आप इंडियन फूड ट्राई कर सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं लोकल वियतनामीज फूड की। तो लोकल वियतनामीज फूड में जो 2 बहुत पॉपुलर डिशेज़ हैं वो है द फो और द बान मी। फो जो है उसको आप वियतनाम की नेशनल डिश भी कह सकते हो एंड फो बेसिकली एक तरह का सूप होता है जिसमें राइस नूडल्स होती हैं एंड चिकन होता है। प्राइमरीली तो फो में बीफ ही होता है क्योंकि वियतनामीज लोग फो में बीफ ही डालते हैं, बट क्योंकि इंडियंस बीफ नहीं खाते तो आप चिकन वाला फो भी ऑर्डर कर सकते हो। मैंने पर्सनली चिकन वाला फो ट्राई करा था एंड मेरे को ठीक ठाक लगा था, माइल्ड टेस्ट होता है, ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं होता, तो आप फो ट्राई कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। इसके अलावा लोकल वियतनामीज कुजीन में आप बान मी ट्राई कर सकते हो। बान मी एक तरह का बैगेट ब्रेड टाइप होता है जिसमें चिकन की स्टफिंग होती है एंड थोड़े बहुत सैलेड्स होते हैं जैसे कुकुम्बर वगैरह एंड थोड़ी बहुत टॉपिंग्स होती हैं, तो आप बान मी ट्राई कर सकते हो। एंड क्योंकि वियतनाम में प्राइमरीली चिकन एंड बीफ ही कंज्यूम करते हैं तो वेजिटेरियंस के लिए थोड़े से ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, बट अगर आप किसी वियतनामीज रेस्टोरेंट में भी जाओगे एंड वहाँ पे आप वेजिटेरियन ऑप्शन देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा
डिफ़िकल्टी तो होगी बट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स इन वियतनाम के बारे में। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स इन वियतनाम ईजिली अवेलेबल हैं, आप कहीं भी चले जाइए थ्रू आउट द कंट्री, इधर हनोई, सापा, निनबिन, दानांग, होइयान या होचिमी सिटी, एंड वहाँ पे जाके आप इंडियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ इंडियन रेस्टोरेंट में, तो मिनिमम 600 या 700 पर पर्सन आता ही आता है। मैं क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहा था तो मेरा बिल थोड़ा सा ज़्यादा आता था, 850-900 के अप्रॉक्स मेरा बिल आता था। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना आएगा, एंड अगर आप एक ग्रुप में हैं तो 600 to 700 मिनिमम पर पर्सन आ जाता है इंडियन रेस्टोरेंट में। दोस्तों ये है डिटेल्ड आइटनरीज आपकी वियतनाम ट्रिप के लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं इधर 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज के लिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप वियतनाम एटलीस्ट 7 डेज के लिए जाएं, क्योंकि वियतनाम एक डाइवर्स कंट्री है एंड मिनिमम 7 डेज में आप वियतनाम अच्छे से घूम पाएंगे। दोस्तों आज की वियतनाम की आइटनरी की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड मैं थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाया हूँ आपकी वियतनाम की आइटनरी क्रिएट करने में। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी वियतनाम की ट्रिप जल्दी प्लान करें एंड आपकी ट्रिप बहुत अच्छी जाए। एंड अगर आप ये सारी वीडियोस डिटेल्ड में देखना चाहते हैं इधर हनोई, सापा, निनबिन, दानांग, होइयान या होचिमी सिटी के रिगार्डिंग, तो सारी डिटेल्ड वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी हैं। एंड अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो वियतनाम की ट्रिप से रिगार्डिंग या आइटनरी से रिगार्डिंग, तो आप नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।